अस्सलाम वालेकुम। आई मासिफ अमजद। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पास पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स 2013 आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसमें टोटल 40 एमसीक्यूज हैं। तो बेसिकली सीएसएस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में भी 20 एमसीक्यूज है और पेपर 2 में भी 20 एमसीक्यूज है। टोटल 40 एमसीक्यूज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एमसीक्यूज ऑफ दिस। इन द फर्स्ट एमसीक्यूज, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। अब सबसे पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा कि इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं। तो इंफीरियर गुड्स ऐसी गुड्स हैं जो रिलेटिवली चीपर गुड्स होती हैं, यानी सस्ती गुड्स होती हैं। तो जब इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स डिक्रीज हो जाती है। तो इसका आपस में फिर नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। तो इसमें ऑप्शन देखें, नेगेटिव की कोई नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज, डी वाली ऑप्शन है। अब इसमें देखें कुछ इनकम इलास्टिसिटीज है। जो इंफीरियर गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी है वो लेस देन जीरो होती है, यानी नेगेटिव होती है। और नॉर्मल गुड की जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन जीरो या फिर पॉजिटिव होती है। और नेसेसिटी गुड्स की 0 और 1 के दरमियान होती है। और लग्जरी गुड्स की जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसमें से भी बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। सेकंड एमसीक्यूज, कन्वेक्सिटी मींस एवरेज आर डैश देन एक्सट्रीम। अब जो कन्वेक्सिटी है ये बेसिकली इंडिफरेंस कर्व्स की प्रॉपर्टी है। आपको पता है ये इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस पे एक्स गुड और वाई एक्सिस पे वाई गुड है। अब ये इंडिफरेंस कर्व है। अब इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, यानी ओरिजिन की तरफ झुकी होती है। तो कन्वेक्सिटी मींस एवरेज आर, यानी ये वाला जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, वो कहते हैं ये पॉइंट आपके बेटर है, ये पॉइंट आपके बेटर हैं देन एक्सट्रीम्स, यानी आप एक्स के इजाफी पॉइंट परचेज कर लें। तो जो एवरेज पॉइंट है ए और बी वो बेटर है अकेले एक्स एक्सट्रीम पॉइंट से। तो ये बी जो सी ऑप्शन है इट्स राइट ऑप्शन। सम ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इक्वल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इन दोनों का सम करें, मार्जिनल एमपीसी प्लस एमपीएस, तो इसका आंसर शुड बी 1। तो 1 होना चाहिए, 1 नहीं है तो इसमें ये डी वाली ऑप्शन हम चूज करेंगे। ड्यूरिंग द लिक्विडिटी ट्रैप। अब ये जो लिक्विडिटी ट्रैप है ये केन्स का मॉडल है। एलएम कर्व इज, देखें ये सपोज आपकी इनकम है, ये इंटरेस्ट है। तो ये एलएम कर्व इस तरह की है, यानी आपकी बिल्कुल जो है हॉरिजॉन्टल हो जाती है, यानी परफेक्टली इलास्टिक है। लिक्विडिटी ट्रैप में एलएम कर्व परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है। तो बाज़ दफ़ा ये क्वेश्चन में आ जाता है कि एलएम कर्व कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो ये दोनों में से जो भी आए आपने सॉल्व कर लेना। द डोमिनेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, तो आपको पता है कि आपके पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ना तो लैंड का जिक्र है, ना कैपिटल है, ना ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें लेबर है। तो ये लेबर इज वैसे भी डोमिनेंट फैक्टर है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशो ऑफ। अब जो जीडीपी डिफ्लेटर है इट्स द रेशो ऑफ नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी। नॉमिनल और रियल जीडीपी की जो रेशो है उसको हम जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। तो इसमें ये कोई ऑप्शन नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज की हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, डी वाले। ड्यूरिंग मोनोपोली द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहां पे एम सी इज इक्वल टू एम आर आ जाए। अब ये केस में चाहे मोनोपोली आ जाए, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन आ जाए, ओलिगोपोली आ जाए, डोपली आ जाए, कोई भी मॉडल इसमें से आ जाए, तो
इक्विलिब्रियम कंडीशन यही होगी, MC इज इक्वल टू MR। 8 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ड्यूरिंग परफेक्ट कंपटीशन द फर्म वुड अर्न अ नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसके हम डायग्राम से ज़रा समझ लेते हैं। यहाँ पे आपकी क्यू है, यहाँ पे y एक्सिस पे प्राइस और कॉस्ट है। अब ये हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं, प्राइस कर्व भी बोलते हैं, इसको हम एवरेज रेवेन्यू भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम मार्जिनल रेवेन्यू भी बोलते हैं। तो ये आपकी एवरेज कॉस्ट है और ये जो लाइन है ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? जहाँ पे आपकी एवरेज कॉस्ट, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट तीनों एक ही पॉइंट पे हों तो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट गेन करेगी। तो इसमें से आप देख लें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हम डी ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे। अब परफेक्ट कंपटीशन के केस में आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? जब प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट तीनों जो है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर हो, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। अगर ये दो तीनों हैं, ये ग्रेटर हूँ एवरेज कॉस्ट से, तो फिर आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। अगर लेस हूँ तो आपको लॉस होता है। 9 MCQs है। रॉयज आइडेंटिटी इज अप्लाइड। तो रॉय की जो आइडेंटिटी है ये यूटिलिटी के बारे में है, ये सी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। 10 MCQs है। द फॉलोइंग इज द नॉरेस्ट मेजर ऑफ सप्लाई ऑफ डिमांड। अब ये M2, M3, M1 ये 3 मेजर्स ऑफ डिमांड दिए हो। तो M1 में आपकी 2 चीज़ें शामिल होती हैं, आपकी करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, और M2 में M1 और फर्दर आपके टाइम डिपॉजिट शामिल हो जाते हैं। तो जो नैरोएस्ट है वो आपकी M1 है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। पॉजिटिव externality in which a consumer wishes to possess a good in part because other do। देखें, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर वो चीज़ें पसंद करता है जो दूसरे लोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन देख लें, सप्लाई, बिल्कुल ये सप्लाई नहीं है, कनेक्टिविटी ये भी नहीं है, मनी डिमांड ये भी नहीं है। अगर तीनों नहीं है तो फिर 4 है, 4 ऑप्शन हम यूज़ करेंगे, नॉन ऑफ दीज। तो फिर ये कौन सी गुड्स होती हैं कि जो कंज्यूमर दूसरों को देख के पसंद करता है? तो ऐसी गुड्स को हम बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट, ऐसी गुड्स को हम बैंड वैगन इफेक्ट बोलते हैं कि जो बंदा दूसरे को देख के यूज करे चीजों को। द प्रॉफिट फंक्शन इज ऑफ, ये होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है जहां पे डिग्री 1 हो। 13 है। द डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट प्राइस। तो आउटपुट सप्लाई फंक्शन होगा, ये बी ऑप्शन है, सिंपल है ये भी। 14 है। अ स्ट्रेटजी दैट इज ऑप्टिमल नो मैटर व्हाट एन अपोनेंट डज। यानी ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें मुखालफों को नहीं देखा जाता, क्योंकि उसकी ऑप्टिमल कैपेसिटी होती है, यानी डोमिनेंट फर्म होती है। अब जो डोमिनेंट फर्म होती है वो पूरी मार्केट को उसने कैप्चर किया होता है, तो उस में क्या होगा, डोमिनेंट फर्म और ड्यूपली डोमिनेंट स्ट्रेटजी। तो ये क्योंकि स्ट्रेटजी की बात हो रही है तो फिर ये डोमिनेंट स्ट्रेटजी होगी, ये सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगर डोमिनेंट फर्म की बात होती तो फिर ये ए ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई होना था। 15 है। अ डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी टेक्स प्लेस। अब 2 चीजें होती हैं, डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन। अब जो डीवैल्यूएशन होती है ये हमेशा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में होती है, जिसमें आपका एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है। तो ये क्वेश्चन देखना, ये बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में
डेप्रिसिएशन होती है। ये दोनों पॉइंट्स अच्छी तरह आपने कवर कर लेने हैं। तो बाज़ दफ़ा ये पेपर में काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। डीवैल्यूएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में होता है और डेप्रिसिएशन इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है। 16 की तरफ मूव करते हैं। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? रियल इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन निकाल दें। सी ऑप्शन सिंपल है, फार्मूला ये। एन unanticipated increase in money supply is neutral during short run, medium run, both A and B, none of these। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के लॉन्ग रन में जो मनी है वो न्यूट्रल होती है। तो ये लॉन्ग रन ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम वैसे डी ऑप्शन चूज करेंगे। डिक्रीजेस इन टैक्स शिफ्ट द आईएस कर्व। अब हमें आईएस कर्व को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब ये देखें, ये हमारी वाई है, ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स है, ये एग्रीगेट सप्लाई है और ये एग्रीगेट डिमांड है, सी प्लस आई प्लस जी। ये अब इससे हमने ये देखें, ये हमने आईएस कर्व निकाली हुई है जो नेगेटिवली स्लोप्ड होती है। यहाँ पे वाई है, यहाँ पे आर है। तो कह रहे डिक्रीज इन टैक्स, जब टैक्स डिक्रीज करेंगे तो आपकी जो इजी फिस्कल पॉलिसी है तो इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व आपकी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ये देखें AD1 से AD2 होगी। जब एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट होगी, ये देखें ये आपका इंटरेस्ट रेट है। तो इंटरेस्ट रेट आपको कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये स्टेट बैंक का फंक्शन है, ये मॉनेटरी का फंक्शन है। तो ये देखें आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से आपकी आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी। ये देखें, तो क्या है जी, यहाँ पे डाउन एंड टू लेफ्ट नहीं है, अप एंड टू द राइट। ये सी में देखें आपकी ये अप शिफ्ट हो गई है और राइट की तरफ शिफ्ट हुई है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, जब ग्रास का वर्ड आया तो आपने देखना है कि जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को आपने माइनस करना है। जब जीडीपी में से आप डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी मिल जाएगी। तो इसमें ये कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये डी वाली ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। 20 है, अराइज इन जनरल प्राइस लेवल शिफ्ट द एलएम कर्व। अब हमें एलएम कर्व को स्टडी करने के लिए हमें उनकी डायग्राम के ऊपर जाना पड़ेगा। अब ये सपोज देखें, ये दो डायग्राम्स है। अब ये आपकी मनी डिमांड वाली लाइन है, मनी डिमांड सप्लाई है, और यहाँ वाई एक्सिस पे आपका इंटरेस्ट रेट है। यहाँ ये है एम ओवर पी यानी रियल मनी सप्लाई। एम ओवर पी होता है रियल मनी सप्लाई, और ये जो कर्व है ये आपकी है मनी डिमांड। तो अकॉर्डिंग टू केन्स मनी डिमांड इज फंक्शन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। तो ये देखें, सपोज ये आपकी एलएम कर्व है, यानी इनकम और इंटरेस्ट रेट के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो कहता है कि अगर सपोज आपकी इनकम आपका प्राइस लेवल बढ़ जाए, राइज इन प्राइस लेवल। अब जब सिंपल बात है कि प्राइस लेवल पहले एम ओवर P1 है, अगर ये बढ़ गया एम ओवर P2 हो गया, अब नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यूज बड़ी आई हैं तो ये आंसर ओवरऑल क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो ये लाइन पीछे, ये मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी। ये देखिए, अब ये पॉइंट है, सपोज एम ओवर P2 इसको कर ले। अब इंटरेस्ट रेट उसकी वजह से आपका बढ़ जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, यहाँ पे हमने आउटपुट को कांस्टेंट रखना है, तो एलएम कर्व आपकी किधर को शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर की तरफ होगी, यानी लेफ्टवर्ड, अप एंड टू द लेफ्टवर्ड, अप एंड टू द लेफ्टवर्ड। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है।
फॉरेन एड कंप्राइजेज ऑफ, अब फॉरेन एड में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ग्रांट्स और दूसरी होती हैं लॉन्स। अब ग्रांट्स वो होती हैं जो नॉट पेएबल होती हैं, कि इनके हम पेमेंट नहीं करते, नॉट पेमेंट, और जो लॉन्स होते हैं इनके हम पेमेंट करते हैं। तो फॉरेन एड में ये दोनों शामिल होती हैं, ग्रांट्स भी होती हैं, लोन्स भी होती हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 22 है, पर पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर ऑफ 2011 और 12। तो 11 और 12 में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम कितनी थी? तो ये ए ऑप्शन है, उस वक्त थी 1258, यानी $1258 2012 में थी। तो अभी 2020 में ये आपकी $1388 है, यानी 8 साल बाद हमने थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं की है। द जिनी कोफिशिएंट इज मेजर्ड ऑफ, अब जिनी कोफिशिएंट ये बेसिकली लॉरेंस कर्व है। लॉरेंस कर्व, ये सपोज आपकी लॉरेंस कर्व है, तो जिनी कोफिशिएंट ये बताता है इनकम इनक्वालिटी का। ये जो लाइन बता रही कि आपकी इकोनॉमी में कितनी इनकम इनक्वालिटी है, तो इसका आंसर होता है 0 और 1 के दरमियान। जिनी का 0 और 1 के दरमियान आंसर होता है। अगर 1 आंसर आ जाए तो इसका मतलब यह है कि परफेक्ट इनकम इनक्वालिटी है। अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब ज़ीरो इनकम इनक्वालिटी, यानी बिल्कुल परफेक्टली इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड इनकम इनक्वालिटी इन रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान हैज़, तो ये 2001 से लेके 2010 तक ये इनकम इनक्वालिटी में इजाफा हुआ है, स्पेशली गांव के एरियाज में, क्योंकि कैपिटलिस्टिक सिस्टम में अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। 25 है, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी, ये 2010 की बात कर रहा है क्योंकि ये पुराना पेपर है। तो उस वक्त एग्रीकल्चर का जो रोल था वो 21% था, 21% उस वक्त रोल था। और अभी 2020 में ये तकरीबन 19 के नज़दीक है, ये वाला तकरीबन 18.74% है। 26 है, ड्यूरिंग 1970s द प्लानिंग वॉज कंसर्न्ड इन, तो ये कौन सी प्लानिंग थी? तो उस वक्त 1970s का जो डेकेड है उसमें स्ट्रक्चरल ब्रेक्स लेके आया था जुल्फकार अली भुट्टो। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, स्ट्रक्चरल ब्रेक्स, ये 1970s में प्लानिंग थी। और 1950 में जो प्लानिंग थी वो थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। और 1960 में हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन की थी। ये 3 किस्म की जो है ना ये हमारी प्लानिंग थी। 1970 में स्ट्रक्चरल प्लानिंग, 1960 में हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन की प्लानिंग थी और 1950 में हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की प्लानिंग थी। ये 3 मुख्तलिफ क्वेश्चंस है जो पूछे जा सकते हैं। 27 है, नेशनल सेविंग एज परसेंट ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग 2011 और 12। 2011 और 12 के दरमियान पर्सनल जीडीपी कितनी थी? तो ये थी 10.7%। अभी भी ये इतनी है, थोड़ा सा इजाफा हो गया। द ग्रोथ रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ड्यूरिंग 2011 एंड 12, तो ये तकरीबन हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसकी 4% थी, तो ये इसमें नहीं है, ऑप्शन में ई है। द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमंग फॉलोइंग इज,
NNP, HDI, Human Development Index, Gross Domestic Product, all of these. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये HDI है। तो HDI बेसिकली पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स हैं डॉक्टर महबूबुल हक साहब, इन्होंने ये जो है ना ये HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। कब दिया था? 1990 में। ये बहुत ज़्यादा मशहूर इकोनॉमिस्ट है पाकिस्तान के, डॉक्टर महबूबुल हक साहब, उन्होंने ये 1990 में ये HDI का कॉन्सेप्ट दिया था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, तो मेन जो दोनों पॉलिसीज का ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक में स्टेबलाइजेशन लेके आना है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 31st MCQs है, डायरेक्ट टैक्स ड्यूरिंग 2011 एंड 12। तो 2011 और 12 में डायरेक्ट टैक्स कितने थे? इसमें 37% है, 63% है, 15% है, नॉन ऑफ दीज। तो ये तकरीबन 50% थे उस वक़्त। तो ये नॉन ऑफ दीज की ऑप्शन यूज है। 32 है, पब्लिक डेट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP फॉर 2011 और 12। और 11 और 12 में कितने परसेंट था हमारा जो ये एक्सटर्नल डेट है? तो उस वक़्त ये तकरीबन जो एक्सटर्नल डेट है वो 58% था, यानी GDP का 58% उस वक़्त था एक्सटर्नल डेट। लेकिन अगर 2020 के आप फिगर देख लें, उसमें ये 84.4% है। तो फीस ये कि पिछले दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वो 88% का फिगर दे रहे थे, लेकिन प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है 84.4%। 33 है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बोरोज फ्रॉम, गवर्नमेंट की ऑफ पाकिस्तान कहाँ से बोरो करती है? इंटरनल सोर्सेज बिल्कुल करती है, एक्सटर्नल सोर्सेज से भी करती है, पाकिस्तानी बैंक से भी करती है। तो ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग 2011 और 12, 11 और 12 में ग्रोथ रेट कितनी थी? तो उस वक्त ये 3.1% थी एग्रीकल्चर में। तो 2020 में ये जो ग्रोथ रेट है ये 2.67% है, यानी हमारी ग्रोथ रेट कम हो गई है। नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज टुक प्लेस, कब ये इंडस्ट्रीज को कौमी तहवील में लिया गया? तो ये 1971 में जो जुल्फ़कार अली भुट्टो है उसने ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको गवर्नमेंट की तहवील में ले लिया था। 37 MCQs है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंसी एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, ये भी नहीं है। इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी नहीं है। इम्परफेक्ट रिसोर्सेज एंड कमोडिटी मार्केट्स, ये भी नहीं है। ए एंड बी, ये भी नहीं है। नॉन ऑफ दीज है, इसमें कोई भी नहीं है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का कोई भी यहाँ पे टॉपिक नहीं है। 37 है, द लास्ट लैंड रिफॉर्म इन पाकिस्तान वर इंट्रोड्यूस, सबसे आखिरी लैंड रिफॉर्म कब हुई थी? तो ये 1977 में ये लास्ट लैंड रिफॉर्म हुई थी जुल्फ़कार अली भुट्टो के लास्ट टर्न्योर में। IMF एडवांसेस लोन फॉर, IMF किस लिए देता है? तो टू एडजस्टमेंट द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो एडजस्टमेंट है उसका लोन आपको IMF से मिलता है, और जो कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट लोन है वो आपको वर्ल्ड बैंक से मिलता है। तो ये 2 MCQs इसमें से बन सकते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन की बात पूछ ले तो वर्ल्ड बैंक, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात पूछ ले तो IMF है।
The unemployment rate in Pakistan during 2010 and 11, 2010 और 11 में कितना जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो उस वक्त 6.6% था, लेकिन 2020 में भी 5.5% है, सेम ही है तकरीबन, कोई इतना फ़र्क नहीं है। 5 ईयर प्लान कवर्स द पीरियड, कौन सा पीरियड है 5 ईयर प्लान का, तो वो 1983 से 1988 तक, ये हमारा छठा 5 ईयर प्लान है। थैंक्स। ये मैंने कम्प्रीहेंसिवली आपका ये पीपीएससी 2013 का पेपर डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू।